हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिप्रा अग्रवाल आज आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिस्क्राइब करूंगी, जो आप 9th में और 10th में भी पढ़ रहे हैं। आप 11th में भी इसको काफ़ी अच्छे इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे। तो मैंने ये देखिएगा, आप 2 सेल के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। ये आपका एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। इनको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्रेम करना चाहूँगी सेल के बारे में। एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक थे, उन्होंने सबसे पहले अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सेल टर्म कॉइन की थी। उन्होंने सेल उन्हें कहा था जो मोंक के रहने के लिए छोटे छोटे से रूम होते हैं बेसिकली, क्योंकि उन्होंने कॉर्क का एक छोटा सा सेक्शन लिया था और उस कॉर्क सेक्शन में उन्होंने बी हाइव जैसे स्ट्रक्चर देखे थे। फिर उनको डेड सेल थी, वो उन्होंने सेल टर्म दी थी। लेकिन बाद में ल्यूमेनहॉक थे, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक, उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप पहले हम एनिमल सेल पढ़ेंगे, फिर मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। जो सेल के स्ट्रक्चर्स प्लांट सेल में डिफरेंशिएट होकर आपके सामने आएंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी। सेल सबसे पहले हमारी जो एनिमल सेल होती है उसके सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में कॉमन होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें ये सेकंड कवरिंग होती है, लेकिन इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सेकंड इनर कवरिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। लिविंग पार्ट होता है। ये हमारी कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती है कि जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकें किसी बाउंड्री वॉल से। ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है इसी की एक लेयर थिक फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन की तरह से एडजस्ट हो जाती है, उसे ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्या है, 2 सेल्स को आपस में डिफरेंशिएट करना, बाउंड्री मेंटेन करना, और तीसरा जो है वो रिजिडिटी देना। और जो भी मटेरियल अंदर आना चाहे, ये नहीं कि सबको अंदर आने देना, केवल कुछ मटेरियल्स को ही अपने अंदर आने के लिए अलाउड करना। इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उनके थ्रू जो एंट्री होती है सॉल्यूट और आयंस की वो मेंटेन करती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि शेप मेंटेन करती है। तो यदि आप इसका नोट्स लिखना चाहें तो सेल मेम्ब्रेन के नोट्स लिख सकते हैं कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग, प्लांट सेल में नेक्स्ट टू द सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद थिन होती है, वेरी थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सिलेक्टिवली सेमी परमेबल होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, और ये लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसका जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन में लाइपोप्रोटीन का एक मेन रोल होता है, यानी कि लाइपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है, इनसे मिलकर बनी होती है। फंक्शन मैंने आपको 3 फंक्शन बताए हैं कि एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट करती है, रेगुलेट करती है वो सॉल्यूट और आयंस की एंट्री को, तीसरा एनिमल सेल में स्पेशली साइज और शेप को मेंटेन करती है। उसके बाद हमारी जो है प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल होती है, जो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है वही प्लांट सेल में सेल वॉल मेंटेन करती है। जैसे इसको शेप देना, ठीक है, अपने अंदर किसको आने देना है, कौन से आयन को, कौन से सॉल्यूट की एंट्री को सेल अलाउड करेगी, इसके ये भी हमारी प्लांट सेल में कौन डिसाइड करता है, सेल वॉल डिसाइड करता है, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो हमारी सेल वॉल हैगी
वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और ये फ्रीली परमेबल होती है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ये सेलुलोज से। तो दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया आपको। सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वो लाइपोप्रोटीन से होता है और जो सेल वॉल का कंपोजिशन होता है वो सेलुलोज से होता है। इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो आपकी सेल वॉल होती है। ठीक है, आइए अब हम दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, साइटोप्लाज्म। दोनों में होता है साइटोप्लाज्म, देख रहे हैं आप साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में। इसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं आप। जब साइटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट है, यदि आप उसे इंक्लूड ना करें तो जो भी सेल के अंदर सेमी लिक्विड प्रेजेंट है उसे आप प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। लेकिन यदि आप न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को ज्वाइंटली मेंशन कर रहे हैं तो अब हम उसे साइटोप्लाज्म टर्म देते हैं। ठीक है, इसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, वाटर साइटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन है मेनली तो इसमें वाटर होता है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। बहुत सारे हमारे इसके अंदर ऑर्गेनली जो आप देख रहे हो, सारे के सारे जितने भी सेल के ऑर्गेनली हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही बिखरे होते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन वही है कि इन सबको अपने अंदर मेंटेन करना, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उन सबको उनके पार्टिसिपेशन में एक्टिव रोल प्ले करना। तीसरा जो है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, स्पेशली एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो हमारा साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके फंक्शन भी बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लॉकडाउन में मेरी वीडियो से ज्यादा फायदा उठा सकें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड लेते हैं जो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में से कहते हैं ER। ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब यहाँ पर है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम्स आपको पता ही है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक्टिवली। तो जो वो ER जिस पर हमारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ ER कहते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा विदाउट राइबोसोम्स होते हैं उन्हें हम स्मूथ ER कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एक तो ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क देता है सेल को, दूसरा ये है कि प्रोटीन और फैट के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एक ऑर्गन की अलग अलग वीडियो भी बना दूंगी, वो लेकिन क्लास 11th के लेवल की हो जाएगी, आपके लेवल की नहीं होगी। इसलिए आपको जितना जरूरी है मैं आपके बुक के कंटेंट के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा भी आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन। आप देख रहे हो पूरी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बिखरी हुई है। सेल ऑर्गेनली, मेन सेल ऑर्गेनली है हमारी साइटोप्लाज्म की और हमारी सेल की। इसका जो फंक्शन है आपको पता है कि ये पावर हाउस कहलाती है, सेल का पावर हाउस होती है। क्यों होती है ये सेल का पावर हाउस? क्योंकि ये एनर्जी फॉर्मेशन करती है, एनर्जी को स्टोर करती है अपने अंदर, और जहां पर भी जितनी एनर्जी की आपको नीड होती है तब आपको ये डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। तो जिस तरह से पावर हाउस का काम होता है प्रोड्यूस करना एनर्जी को
उसके बाद स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, वही काम हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे सेल में होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के अलावा एक ऐसा ऑर्गन है जिसका अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, आपने जब प्रिमिटिव सेल पढ़ा होगा उसमें आपको ये बात जरूर आपकी नॉलेज में आई होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, तो मैंने इसके आपको फंक्शन बता दिया है। मेन फंक्शन ये है। दूसरा ये है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी हमारे सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही सिंथेसाइज होते हैं। ओके, अब हम चलेंगे गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनेली है वो गोल्जी अपरेटस है। दिस वन इज इन द प्लांट्स एनिमल सेल एंड हियर इज इन द प्लांट सेल, गोल्जी बॉडी। ओके, गोल्जी बॉडी जलेबी के आकार की संरचना में होती हैं ये, जस्ट लाइक अ जलेबी, जैसे जलेबियां होती हैं उस तरह की ये स्ट्रक्चर होते हैं हमारे। देखने पर हमें जलेबी जैसे लगते हैं ये, टिब्यूल्स होते हैं ये इसके, और यहाँ पर इनमें राउंड शेप होते हैं, फिर इनसे डी अटैच हो जाते हैं, पर ये इतना आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको जितना सिलेबस में है उतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताना चाहूँगी मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, पहले माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें इस तरह से फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। इन पर टेनिस के रैकेट के जैसे हमारे ऑक्सीसोम्स लगे होते हैं, और इसका जो हमारा सेमी फ्लूइड होता है उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमारी इसमें आउटर लेयर होती है, या आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये हमारी इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मैं अलग अलग ऑर्गेनेली का अलग अलग वीडियो भी बनाकर आगे पोस्ट करूंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा गोल्जी अपरेटस मैंने आपको बता दिया। गोल्जी अपरेटस का जो फंक्शन होता है वो मेन इसका सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स विच आर रिलेटेड टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सिक्रीशन करती है स्पेशली एंजाइम्स का और हार्मोन्स का, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वाइटल रोल प्ले करते हैं और जो हमारी बॉडी में ही बनते हैं। हार्मोन्स का चैप्टर भी है क्लास 10th में। ठीक है, जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम, दिस वन मैंने डिनोट किया है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम ये साइटोप्लाज्म में भी बिखरे होते हैं राइबोसोम। ये केवल ये नहीं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही लगे हुए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बना रहे हैं उसे, ये साइटोप्लाज्म में भी बिखरे होते हैं। ये आपको पता है प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, इनका मेन यही रोल है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। छोटे से ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, सिंगल वॉल्ड होता है और स्पेशली ये आरएनए से मिलकर बना होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड इससे मिलकर बना होता है, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और स्ट्रक्चर आता है जिसे हम सुसाइड बैग कहते हैं, दैट इज नोन एज लाइसोसोम। ये भी हमारी पूरी सेल में बिखरे होता है, लाइसोसोम। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लाइसोसोम। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं, 40 के अप्रोक्सीमेटली 40 एंजाइम्स इसके अंदर हमारे लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं। सेकेंड फंक्शन है इनका, जो फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी सेल में आ जाते हैं जिनकी हमको नीड नहीं है, उनके ऊपर इनके एंजाइम वर्क करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम सुसाइड बैग कहते हैं। तो एक नंबर में क्वेश्चन आता भी है कि व्हाई द लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग। तो सुसाइड बैग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अगर हमारी बॉडी में, बिकॉज इफ एनी फॉरेन एजेंट इज कमिंग इन आवर सेल, the enzymes of lysosome destroyed them at once
सो दीज आर नोन एज सुसाइड बैग, और हमारी सेल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारे सेल में कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे सुसाइड बैग वाला। उसके अलावा जो बोन्स में हमारी कार्टिलेज, जब बोन्स की फॉर्मेशन होती है, जब बोन्स बनती है हमारी बॉडी में, तो उस समय कार्टिलेज थोड़ा बहुत बन जाता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी हमारे लाइसोसोम ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा देखो ये एक स्ट्रक्चर, आप स्पेशल स्टार लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये मैंने यहाँ पर वेल डिफाइन किया है। इसमें 2 टिब्यूल्स भी हैं, ये बने हुए हैं, इन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल, इसका फंक्शन, जब हमारी सेल रेस्टिंग फेज में होती है तो इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, ये डोरमेंट स्टेट में होता है। लेकिन जब यह हमारी सेल डिवीजन कर रही होती है, जब वो डिवीजन के मोड में आती है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से ऑटोमेटिकली डिवाइड करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तब ये हमारा बहुत एक्टिव होता है एनिमल सेल में और एक वाइटल रोल प्ले करता है। जब हम डिवीजन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें हम इसके बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे, सेंट्रियोल के बारे में। ठीक है, अभी इसका बस आप इतना ही ध्यान रखेंगे फंक्शन, कि ये इनिशिएट करता है और रेगुलेट करता है किसको, सेल डिवीजन को। ठीक है, दूसरा इसमें जो ये स्पिंडल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पिंडल, ये वाले, ठीक है, इसके ये हमारे एस्टर फॉर्मेशन है। जब सेल डिवीजन होता है तो रेज बनती हैं, उन्हीं पर आपके एस्टर्स पर ही क्रोमोसोम्स डिवाइड होकर लगते हैं, तो उसमें भी वाइटल रोल प्ले करता है ये हमारा। उसके बाद प्लांट पे आते हैं। एक प्लांट का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लास्टिड्स, मेनली क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पे मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाया है क्योंकि प्लांट सेल की बात करी है हमने। ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके जो है, अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको, ये ग्रेना होते हैं, बहुत सारों को ग्रेना, एक को ग्रेनम कहते हैं। ये लैमेली के थ्रू आपस में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, एक ग्रेनम पर छोटे छोटे से क्लोरोफिल के पार्टिकल्स लगे होते हैं जो हमारा फोटोसिंथेसिस करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर इनर मेम्ब्रेन है। इसका जो आपका सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और ल्यूकोप्लास्ट, हमारे जितने भी प्लांट के ग्रीन पार्ट है उन सब में क्लोरोप्लास्ट होता है। फोटोसिंथेसिस की साइट है, फोटोसिंथेसिस होती है। जब ये, इनमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल ये कलर लेस होते हैं, तब हम इन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जैसे कि पोटैटो में। और जब ये हमारे कलरफुल हो जाते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल और ए और बी कैरेटीन वगैरह में, तो ये हमारे कलरफुल हो जाते हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जो हमारे फ्लावर्स में, वेजिटेबल्स में आप देखते हो, जितने भी कलरफुल वेजिटेबल्स और हमारी फ्रूट्स हैं वो सब क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होने के कारण ही होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका टमाटो है। टमाटो में तीनों फॉर्मेशन होती हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, तीन होती हैं। ठीक है, जब वो बनता है तो बिल्कुल वो कलरलेस होता है, तब वो ल्यूकोप्लास्ट होता है, फिर ग्रीन हो जाता है, उसके बाद उसमें वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। जब वो रेड कलर का हो जाता है तो वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक दूसरे में। इसके बाद हमारा न्यूक्लियस, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की तरह ही। ठीक है, और जो अंदर वाली इसकी मेम्ब्रेन है उसे हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनके बीच में 2 पोर होते हैं, उनको हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं, जिनसे कि हमारा जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का आपस में कनेक्शन भी बना रहता है। इसका जो सेमी लिक्विड मटेरियल होता है वो थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म हल्का सा थिक होता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियोप्लाज्म, आप देख ही रहे हैं। कुछ हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और वो अलग डिफ्रेंशिएट होता है ऑर्गन की फॉर्म में, उसे हम
ऑर्गेनेली की फॉर्म में, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस हमारी जब सेल रेस्टिंग फेज में होती है तभी अपीयर होती है। जब हमारी सेल डिवीजन फेज में होती है तो न्यूक्लियोलस हमारी अपीयर नहीं होती है। थ्रेड के समान आप इसमें स्ट्रक्चर देख रहे हो, जस्ट लाइक अ थ्रेड, ठीक है। फाइबर्स, इन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, मेन जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए आरएनए से मिलकर बना होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का मैंने बताया था आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें जो है आपको मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, देखो स्मूथ ईआर लगा के, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आउटर वाली, उससे हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। वो स्मूथ भी हो सकता है, और मैंने यहाँ पे आपको ये इसमें जुड़ा हुआ जो दिखाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रफ भी दिखाया है, ठीक है। रफ, और उसमें मैंने आपको बता दिया कि जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो रफ होता है, जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं वो स्मूथ होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, इसके 4 पार्ट हो गए। दैट मीन्स द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। अब मैं इनका एक एक करके आपको फंक्शन बताऊंगी। जो हमारा न्यूक्लियस है, पहले उसका मेन जो फंक्शन है न्यूक्लियस का, वो हमारा रेगुलेट करता है ये पूरी सेल फंक्शन को। सेल फंक्शन के ऊपर अपनी पूरी कमांड करता है ये, ठीक है। ये न्यूक्लियस, यहाँ ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस ये रहा, ठीक है। और ये इसमें मैंने एनिमल सेल में पूरा इसको काफी बड़ा बनाया है, क्योंकि इसमें वैक्यूल हमारी वे में बताने जा रही हूँ नेक्स्ट ऑर्गेनली, वो प्लांट सेल में जो है काफी उसका वॉल्यूम कवर करती है, स्पेस काफी ज्यादा कवर करती है, इसलिए ये न्यूक्लियस साइड में हो जाता है। इसमें हमारा न्यूक्लियस मैंने आपको काफी इलेबोरेट करके फिर मैंने नीचे भी पूरा डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है आपको, ठीक है। तो एक तो ये जितनी भी हमारी डाइट सेल होती हैं जो उनको रिमूव करता है। दूसरे हमारा ये हेरिडिटरी, ये जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ठीक है, वो इसी में पाए जाते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल आप समझ भी गए होंगे कि जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैरी करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। तो यही हमारा मेन डीएनए इस पर लगा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, उसमें हम क्रोमोसोम्स के बारे में ही और सेल डिवीजन के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोलस है, इसका फंक्शन है राइबोसोम्स प्रोड्यूस करती है न्यूक्लियोलस हमारी, ठीक है। इसके अलावा ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है, डीएनए के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है, आरएनए के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनली है हमारी वैक्यूल, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट ऑर्गेनली है हमारी प्लांट सेल की वैक्यूल, ठीक है। अगर ये वैक्यूल नंबर में 2 और मोर देन 2 होती हैं तो फिर ये छोटी होती हैं, ओके। यदि प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल है तो वो बड़ी होगी और काफी सारा वॉल्यूम उसने प्लांट सेल का कवर कर रहा होगा। आप देख भी रहे हो, हाफ से ज्यादा 1/2 के आसपास इसने इसका वैक्यूल ने वॉल्यूम कवर कर रखा है, और मैंने यहाँ पर एक ही बना रखी है। इस वैक्यूल को मैंने यहाँ पर अलग से भी ड्रॉ किया है, ये लिखा है वैक्यूल। वैक्यूल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये, इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है वो 90% वाटर होता है, थोड़ा बहुत उसमें आयन सॉल्यूट्स वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसे हम सेल सैप कहते हैं, ठीक है। टर्जिडिटी मेंटेन करती है, जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो मेंटेन करना, यानी कि अगर जरूरत से ज्यादा पानी, आवश्यकता से अधिक पानी इसके अंदर आ जाता है सेल के, तो वो सेल सैप में अंदर वैक्यूल के रहता है, ठीक है। ये वैक्यूल अमीबा जैसे स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें फूड वैक्यूल पाई जाती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कई प्रकार की वैक्यूल पाई जाती हैं। आप जब एनिमल वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें ये डिटेल में दे रखा है, ठीक है, वैक्यूल के बारे में भी, अमीबॉइड सेल के अंदर, ठीक है। तो इसका फंक्शन मैंने बता दिया कि सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना,
ठीक है। उसके अलावा ये थोड़ा बहुत पिगमेंट्स जो एंथ्रोसायनिन वॉयलेट कलर के जो पिगमेंट है जिनके कारण हमारे प्लांट्स का जैसे ब्रिंजल हो गया पर्पल कलर होता है उसको भी ये मेंटेन करती है, उसमें रेगुलेशन को कौन वो कंट्रोल करती है उसको भी। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो है वैक्यूल बता दिया। फिर हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेली रह गए हैं ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स ठीक है, ये कई टाइप्स के होते हैं, एक टाइप का ग्रेन्यूल नहीं होता। हायर क्लासेस में 11th में बहुत इलेबोरेट करके दे रखा है, बट आपके कोर्स में इतना नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही है कि कलेक्टिवली दीज आर नोन एज ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स का डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन होता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, जैसे फैट ग्लोब्यूल्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स में, और प्लांट में स्टार्च इनमें स्टोर हो जाता है ग्रेन्यूल्स के अंदर। तो ये वही काम करती हैं, ठीक है। ये दैट इज फूड, मेनली स्पेशली फूड होती हैं। यहाँ पे भी मैंने बनाए ग्रेन्यूल्स, ये भी बनाए हैं, मोटे मोटे जो दिखाई दे रहे हैं वो ग्रेन्यूल्स ही हैं जो सेल के अंदर हमारे पूरे बिखरे रहते हैं, ठीक है। इस तरह से जो भी सेल का स्ट्रक्चर था, एनिमल सेल और प्लांट सेल, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसके अलावा आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लॉकडाउन के चलते बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें बस थोड़ा सा मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन बता देती हूँ। आपको हालांकि पता भी चल गया होगा। एक तो वही है, सबसे पहले इसमें आपकी जो है सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। दूसरा इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सिर्फ एक सिंगल एनिमल यूनिना ऐसा है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। फिर इसमें मैंने आपको वैक्यूल बताई है, वैक्यूल पाई जाती है, ठीक है। इसमें वैक्यूल एब्सेंट होती है, जनरली एब्सेंट होते हैं जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह, जो प्लैंक्टन, उनमें थोड़ी बहुत हो सकती है, वो भी फूड वैक्यूल की फॉर्म में, ठीक है। फूड वैक्यूल टर्म दी गई है। इसके अलावा इसके अंदर सेंट्रोइड्स होते हैं, ये मैंने बनाए हुए हैं सेंट्रियोल, ठीक है, वो इसमें एब्सेंट होते हैं। और प्लास्टिड्स बता दिए मैंने आपको, सेल वॉल बता दी। साइज जनरली ये बड़ी साइज होता है, ये स्मॉल साइज होता है, ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ये पूरे में बिखरा रहता है, ये सिर्फ पेरिफेरी पर देखोगे आप। एक और फूड वैक्यूल आ जाए तो ये बिल्कुल पेरिफेरी पर आ जाएगा साइटोप्लाज्म। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से पढ़ें, लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें।